वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमी के अंदर पब्लिक फाइनेंस, जिसका ये पार्ट वन है। इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए हमने दो पार्ट बनाए हैं। पार्ट वन में हाफ ऑफ द क्वेश्चंस, पार्ट टू में हाफ ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। और यहाँ पे अगेन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप कंसीडर करो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसको देखते हुए ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली 52 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट चैप्टर मनी बैंकिंग से 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ऑब्वियसली इससे तो ऑलमोस्ट दो गुना ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डबल पूछे गए हैं, राइट। पर ये चैप्टर है तो इजी, ठीक है। चैप्टर इज नॉट टफ, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। मनी एंड बैंकिंग वाले में जो पार्ट था उसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। मॉनेटरी पॉलिसी इसके पहले हमने किया था, उसके पहले उसमें भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअली लोडेड क्वेश्चन, लेयर बाय लेयर क्वेश्चंस बिठाए जाते हैं, देन दे आस्क यू टू सॉल्व इट। तो उसमें डिफिकल्टी होती है। ये कंपेरेटिवली इजी है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पब्लिक फाइनेंस, अब हम देख लेते हैं पहले एक ओवरव्यू। यहाँ पे ये अपर का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये इंडियन इकोनॉमी है जिसके अंदर एग्रीकल्चर इज द बिगर पार्ट, और मैक्रो में जो एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं एंड मनी एंड बैंकिंग वाला जो पार्ट है वो पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर एक्सटर्नल सेक्टर समझने के पहले हमें बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दीज स्मॉल चैप्टर्स, तभी हम उसके बेसिस पे एक्सटर्नल सेक्टर को आसानी से समझ सकते हैं, राइट। सो अब हम देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी हमने देख लिया है, और इसके पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हम देख रहे हैं पब्लिक फाइनेंसिंग, ठीक है। पब्लिक फाइनेंसिंग, राइट। सो पब्लिक फाइनेंसिंग हम देख रहे हैं, और ये इंडियन इकोनॉमी है जिसके अंदर एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट पार्ट, और इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। सो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चंस है, अगर आप वैसे देख के चलो, तो ये सारे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक का ही पार्ट है, मनी एंड बैंकिंग का ही पार्ट है सब। बैंकिंग, मनी एंड या फिर पब्लिक फाइनेंस जो गवर्नमेंट करती है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट की साइड से। इसके पहले जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा वो आरबीआई की तरफ से था, ठीक है। आरबीआई क्या करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या करती है उसके ऊपर है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस हो रही है, तो पब्लिक के ऊपर जो फाइनेंसिंग होती है वो पब्लिक से रिलेटेड जो है वो काम है गवर्नमेंट का, ठीक है। सो गवर्नमेंट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कब करेगी, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट तब होता है जब किसी भी तरीके का जो पब्लिक कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, राइट। कोई बिजनेस है, तो बिजनेसेस मोस्टली तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं, दैट्स अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, जो मिनिमम इंटरफेरेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कॉन्स्टिट्यूशन देखना, जस्टिस प्रोवाइड करना, ये सब काम है गवर्नमेंट का। बाकी सारा काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दिस इज द आइडियल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, राइट। लेकिन वैसा तो है नहीं कहीं पे, क्योंकि वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर भी होगा, साथ साथ गवर्नमेंट भी बिजनेसेस ओन करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट भी बिजनेसेस ओन करेगी, गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होगा, राइट। दैट इज वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ बिजनेसेस गवर्नमेंट भी ओन करेगी, तो गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस जो होते हैं दे डू नॉट मोस्टली डू गुड, क्योंकि वहां पे फिर, क्योंकि इंसेंटिव नहीं है ना, जॉब जाने का खतरा नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल अगर यहाँ पे है, किसी कंपनी में काम करते हैं, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल यू विल बी फायर्ड, एज सिंपल एज दैट। पर गवर्नमेंट में क्या है, एक बार आपको नौकरी लग गई, बट दैट्स इट, अब बैठे रहो, राइट। अभी हमने देखा था एग्जैक्टली, आई थिंक, यस, बीएसएनएल। बीएसएनएल का जो हेड थे बीएसएनएल के, वो इलाहाबाद जा रहे थे, ठीक है। और उनके टूर में जब उनका जो प्लानिंग थी, टूर प्लानिंग थी, उसके अंदर देखा गया कि कच्चा बनियान से लेकर के कंघी, तेल वगैरह, तौलिया वगैरह, हर चीज को खरीदने के लिए लोग लगाए गए थे स्पेशल, राइट। तो ये तो उनके ठाट बाट है, तो बिजनेस कहाँ से चलेगी, राइट। बिजनेस डूबना है, बल्कि पब्लिक अपने ठाट बाट में रहती है, जो उनके बिजनेस चलाने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, बाकी बिजनेस तो डूबता है। सो इन दैट केस अगर बिजनेस इफ नॉट डूइंग प्रॉपरली, सो उस क्या करेगी गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है यार, इसका कुछ हिस्सा किसी को देते हैं, वो शायद चला ले, राइट। दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में या तो पूरा का पूरा, मतलब इसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके आप दे दो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, वो बिजनेस चलाएगा, राइट। दैट्स डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, इसका मतलब है कि आपके पास जो कैपिटल है वो आप किसी को दे रहे हो,
और उसके बदले वो आपको पैसा देगा। ठीक है, बिजनेस में आपने ओनरशिप दे दिया एक टू सर्टेन एक्सटेंट, और जो भी इंडिविजुअल उसमें जो उसको रन करने की बात करेगा, जो भी अग्री करेगा, वो पैसा देगा सरकार को। सो दैट इज अ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट इसलिए भी क्योंकि नॉन टैक्स का है कि वो टैक्स का पैसा नहीं है, उस किसी ने टैक्स नहीं दिया है, वो टैक्स रेवेन्यू भी नहीं है। ठीक है, सो वो है क्या, या तो रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। तो रेवेन्यू रिसीट वो होता है जो रिकरिंग होता है, बार बार आने वाला होता है, और जिससे ही आपको एसेट नहीं घटता नहीं बढ़ता है रेवेन्यू रिसीट में। कैपिटल रिसीट में क्या है कि कैपिटल अगर आपने रिसीट लिया है तो आपका एसेट कम होगा, जो बिजनेस आपके पास था, जो एसेट था, अब वो कम होगा, उसके बदले आपने एसेट रिसीट ले लिया। सो दैट इज दिस इज कैपिटल रिसीट। ठीक है, ये सिंपल सा मार्कर है चेक करने के लिए कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी इज एन, जीएसटी क्या है? सो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ओरिजिन बेस्ड तो नहीं है, क्योंकि इनिशियली जो टैक्स थे, जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो ओरिजिन बेस्ड था, जहां से प्रोडक्ट चला वहीं पे टैक्स लगा दिया गया। उसी मतलब कि अगर महाराष्ट्र में सारा प्रोडक्शन हो रहा है हर चीज का, तो महाराष्ट्र सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलेगा, क्योंकि वहीं से प्रोडक्ट निकल रहा है और वहीं पे टैक्स लगा दे रहे हैं, गेट पे ही टैक्स लग जा रहा है। ठीक है, फैक्ट्री के गेट पे ही। सो वो था ओरिजिन बेस्ड टैक्स। तो ये तो जीएसटी नहीं है। जीएसटी वो है कि जहां पे खर्च हो रहा है उसको टैक्स मिलना चाहिए। जो अब सपोज महाराष्ट्र में कुछ बन रहा है और बिहार में जाके वो खर्च हो रहा है, सो ऑब्वियसली बिहार के लोग उसको खरीद रहे हैं, बिहार की पब्लिक उसको खरीद रही है, तो वो जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका रिटर्न बिहार की सरकार को जाना चाहिए, राइट? सो दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स अगेन नहीं है, ये एक कंजम्पशन टैक्स है, जो कंज्यूम करेगा वो टैक्स पे करेगा। सो दैट्स व्हाई डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, ओरिजिन बेस्ड अगेन नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट mooted, mooted का मतलब कि आइडिया देना। ठीक है, हु अमंग द फर्स्ट mooted द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो, सबसे पहले जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का जो आइडिया है बिजनेस का, इकोनॉमी का, उसके पहले भी कुछ आइडियाज थे जो कि फ्यूडल बिजनेस थे। तो फ्यूडल में क्या होता था कि जो भी एक फ्यूडल में क्या, छोटे छोटे फ्यूडल्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनका एक अपना ही वो स्टेट ही होता था अपने आप में, जिसको स्टेट कहते, स्टेट नहीं कहते उसको, स्टेट कहते हैं। ठीक है, इसमें और इस स्टेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, इसी से ये बना है। सो ये फ्यूडल लॉर्ड्स अपना एक स्टेट चला रहे हैं, और इसी में इसके पास वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स खेती भी करेंगे। ठीक है, उसी खेती से तेल भी निकाला जाएगा, आटा भी निकाला जाएगा, पूरियां भी तली जाएंगी, मिठाइयाँ भी बनाई जाएंगी, उसमें गाय भी होगा, उसमें बकरे भी पाले जाएंगे, उससे मीट निकलेगा। ठीक है, उसमें भेड़े होंगी जिससे ऊन निकलेगा। तो एवरी थिंग दैट इज रिक्वायर्ड वो इसी स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट? तो उनको एक्सटर्नल ट्रेड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या फिर बहुत कम चीजों के लिए ट्रेड करते थे, क्योंकि उनके पास एनफ लैंड था, तो वहीं पे सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन कम्स द वर्ल्ड चेंजेस एंड देन फॉर्म्स द स्टेट। स्टेट बनता है, और स्टेट इसलिए ही बनता है, द बिगेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के पास नहीं थी। वो जो भी स्टेट होता था, स्टेट होल्डर, जो लैंड लॉर्ड है, जो फ्यूडल लॉर्ड है, उसके पास सारी प्रॉपर्टी है, बाकी सारे लोग उसके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, काम करेंगे उसके लिए। तो अब चाहिए कि उसमें से कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने पढ़ाई की और दे वांटेड टू ओन प्रॉपर्टी, बट दैट प्रॉपर्टी राइट वाज नॉट देयर। सो वो फाइट करेंगे फॉर द प्रॉपर्टी राइट, एंड देन दे विल फॉर्म अ स्टेट, न्यू स्टेट। ठीक है, और जैसे ही प्रॉपर्टी राइट्स आ जाती है लोगों के पास, दे स्टार्ट डूइंग बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए ट्रेड। ठीक है, जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा बिजनेस होगा, और यही, इसी को मतलब मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ओवर सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो आप। और इसी ट्रेड की वजह से जो हमारे को मिलता है वो मिलता है कोलोनियलिज्म, क्योंकि इसी ट्रेड से पैसा बनेगा, और ट्रेड हमें उस कंट्री से लेकर के, आसपास की कंट्री से लेकर के दूसरी दूसरी दूर दूर की कंट्रियों में भी जाना है, ट्रेड करना है, एंड दैट इज द रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। ठीक है, सो ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, राइट? पर इतना समझ लो। सो अब है कि इनिशियली जब ये बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें जो स्टेट फर्स्ट टाइम जो बिजनेस स्टार्ट करती है, और
उसको कहा जाता है कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करते थे। तो इनका मानना था कि सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, हमें जितना पैसा चाहिए हम बनाएंगे। ठीक है, सरकार की कोई, स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। सो दिस वर देयर आइडिया। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना आइडिया दिया कि मार्केट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ करेक्टिंग, वो अपना डिमांड एंड सप्लाई खुद मैनेज करेगी सब कुछ। बट मार्केट कोलैप्स्ड। ठीक है, फर्स्ट ग्लोबल होगा, कोलैप्स होगा। और उसके बाद आएंगे फिर जॉन मेनार्ड केनीज। ठीक है, और ये बोलेंगे, आइडिया देंगे, क्योंकि मार्केट कोलैप्स हो चुका है तो इसका मतलब है कि उसको फिर से उठाने के लिए, पुश करने के लिए कोई तो एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए। एंड वो कोई एजेंसी स्मॉल एजेंसी हो नहीं सकती, हैज टू बी अ बिगर वन, राइट। तो स्टेट ही हो सकती है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वही फंड लगा करके बिजनेसेस को फिर से रन करवा सकती है। सो स्टेट विल टेक केयर। सो स्टेट फिर आएगा, और वो क्योंकि अभी मार्केट में पैसा नहीं है और ना ही सरकार के पास पैसा है, तो वो सरकार एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करके या फिर लोन लेकर के या प्रिंट करके एनी हाउ विल पुश मनी इन द मार्केट। और उससे फिर डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर सप्लाई जो जो प्रोडक्शन हो चुका है उसको कंज्यूम किया जा सकेगा, और फिर मार्केट में एक मोमेंटम आएगा एंड इट विल कीप ऑन रनिंग। सो इट इज जॉन मेनार्ड केनीज जिन्होंने आइडिया दिया डेफिसिट फाइनेंसिंग का। ठीक है, बाकी सारे लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। देखो, सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इसके प्रोपाउंडर हैं, जिन्होंने बोला कि फ्री मार्केट, नो इंटरफेरेंस, लासे फेयर। ठीक है, फ्री मार्केट। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट शुड ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस्ड बजट, यानी कि जितना इनकम है उतना ही खर्च करो, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस बजट की बात की है यहाँ पे। ठीक है, एडम स्मिथ ने। फिर केनीज आते हैं, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन द प्राइवेट सेक्टर ऑफन फेल्स टू स्पेंड एनफ टू कीप द इकोनॉमी मूविंग। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ केनीज, राइट। सो केनीज का कहना है कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, और वो जहां पे भी बिजनेसेस डाउन हो रहे हैं उसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करके, यानी कि या तो मनी प्रिंट करे या फिर लोन ले और फिर मार्केट में मनी पुश करे। टू फिक्स दिस द गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन एंड स्पेंड मनी इवन इफ डज नॉट हैव इट। ठीक है, और इसी को कहेंगे, यहीं से जन्म होता है फिस्कल पॉलिसी का। क्योंकि इसके पहले फिस्कल पॉलिसी जैसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों पॉलिसी बनाएंगे, उसको तो जितना पैसा उतना खर्च करना है। पर क्योंकि अब गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव इंटरवेंशन रोल जो है वो सजेस्ट किया जा रहा है, तो अब माना जाएगा कि नाउ वी शुड हैव अ फिस्कल पॉलिसी, राइट। कि गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी, कितना खर्च नहीं करेगी, वो सब सारी चीजें। तो फिस्कल पॉलिसी का जन्म यहीं से होगा, राइट। डेफिसिट फाइनेंसिंग उसी के अंदर का पार्ट है। भी अभी हम जैसे अभी हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना, हम 4% के अंदर उसको रखना चाहते हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, मेनार्ड के केनीज के आइडिया से ही आ रहा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग मनी और प्रिंटिंग मनी। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, सप्लाई डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करता है अल्फ्रेड, पर ही डजंट टॉक अबाउट द डेफिसिट फाइनेंसिंग। मिल्टन फ्रीडमैन, अ क्रिटिकल ऑफ लार्ज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फ्रीडमैन अगेन क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ही सपोर्टर है, जो लार्ज स्पेंडिंग में बिलीव नहीं करता। फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.5% है जीडीपी, जो हमें 4.5 टारगेट है हमारा, नॉट 4%, 4.5% टारगेट है हमारा, अभी तो 4.5 से ज़्यादा ही है जीडीपी का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी? कॉस्मेटिक्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ज्वेलरी, पेट्रोल। पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आते। पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एटीएफ, एटीएफ जो एयरक्राफ्ट में डाल के उड़ाते हैं, दैट्स एटीएफ। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ। कॉस्मेटिक्स पे 18% जीएसटी है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पे 5% है, एंड ज्वेलरी पे 3% है। ठीक है, लोग कहते हैं ज्वेलरी पे इतना कम क्यों है, क्योंकि ज्वेलरी का कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो एब्सोल्यूट अमाउंट जो है किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट, इसलिए उस पर कम है। Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि ब्लैक मनी क्यों प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के लिए, यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। और ऑप्शंस देखो, इतने सुंदर ऑप्शन बनाए गए हैं ना कि आप जरा सा भी अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है तो आप फंस जाओगे। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। वी नो कि ब्लैक मनी वाले ये सब करते हैं, बट इज इट द मेन रीजन? लेट्स सी।
इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी गोल्ड। अभी आपको ये भी लगेगा कि वाह ये भी सही है, ब्लैक मनी वाले यही तो करते हैं, सोना हीरा खरीदते रहते हैं, जहाज में उड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं ना, तो दिस शुड बी आल्सो बी ट्रू। पर क्या वो गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है? दैट इज द पॉइंट। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। अगर ब्लैक मनी है तो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है पॉलिटिक्स को, दैट इज द मेन कंसर्न। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ये भी मेन है, ठीक है। पर उससे भी बड़ा रीजन है सी, लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। सी इज द मेन कॉज ऑफ वरी, ठीक है, ब्लैक मनी, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा इलेक्शन में खर्च होता है। With reference to the capital formation, which of the following process of capital formation depends on saving and effectiveness of a financial institution? Investment is the essential factor of capital formation. पूछा जा रहा है कि कैपिटल सॉरी इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में है कि प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ऑब्वियसली कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपने जितना भी कंज्यूम मतलब अर्न किया, जितना कंज्यूम किया, आपके आपके पास जो सेविंग है उसका आप क्या करते हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कोई कैपिटल खरीद रहे हैं कि नहीं। तो कंट्री में अगर हर इंसान उसको खरीदेगा और लग्जरी गुड्स पे खर्च नहीं करेगा, कोई अच्छी चीज खरीदेगा जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, राइट। और प्लस इन्वेस्टमेंट इज द इसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बहुत सही है, और ये बहुत ही इजी भी था, इतना मुश्किल भी नहीं है। 20 यूपीपीसीएस में पूछा गया 2021 में। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन बीपीएससी के मुकाबले काफी सही होते हैं, दे हैव रियली गुड क्वेश्चंस, ठीक है। पर बीपीएससी के क्वेश्चंस देखो तो बहुत ही ऐसे रट्टू तोता वाले क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो दे नीड टू कैच अप, ठीक है। एटलीस्ट बीपीएससी को यूपीएससी को नहीं, कम से कम यूपीपीसीएस को तो कैचअप करो, उसके साथ तो आ जाओ। द एसेट और एसेट्स दैट ए बोरोअर प्लेजेस इन ऑर्डर टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ ए लोन इज कॉल्ड कोलैटरल। ये तो बहुत इजी है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कोलैटरल कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज जो भी चीज आप सपोज लोन लेने जाते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखते हो, कोलैटरल है वो जो गिरवी रखते हो उसको, ठीक है, उसको कोलैटरल कहते हैं। सो दिस इज कोलैटरल। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट्स, रेट्स state the value, sorry, exchange rates state the value of one currency in terms of other currency, सही है। which one of the following statements with respect to exchange rate of currency is correct? again यूपीएससी में पूछ यूपीपीसीएस में पूछा गया, देखो कितने सुंदर क्वेश्चन बनाते हैं ये, आई लव देम। floating exchange rates are rates in which the government interfere by buying or selling their currencies। देखो floating exchange rate का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो डॉलर की या फिर लोकल करेंसी की जो सप्लाई एंड डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सचेंज रेट डिसाइड होता रहेगा। तो दिस इज सप्लाई एंड डिमांड ड्रिवन, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। फ्लोटिंग में नहीं होता, मैनेज्ड फ्लोट जब होता है, ठीक है, मैनेज्ड फ्लोट जब होता है, जिसको डर्टी फ्लोट भी कहते हैं, ठीक है, यहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, यहां नहीं होगा। सो दिस इज रॉन्ग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर सेट अप बाय गवर्नमेंट डिसीजंस एंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट एक्शंस। हाँ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, इसमें एक्चुअली इसको थोड़ा और अच्छे बनाना चाहिए था, इसको सॉरी इसको काफी लूजली इन्होंने डिजाइन किया है। इसमें क्या होना चाहिए था, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, गला सूख गया था। सो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या है, द मेन रोल इज प्लेड बाय आरबीआई या फिर आप सेंट्रल बैंक कह सकते हो, ठीक है, उनका मेन रोल होता है, दे डिसाइड। पर उसके बीच में ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होता है कि कितना रखना है, अगर फिक्स ही करना है तो। सो यस, गवर्नमेंट टेक्स पार्ट इन दिस, सो टू सर्टेन एक्सटेंट ये सही लग रहा है। Under the Bretton Woods system, the exchange rates are floated in terms of rise or fall of the prices of gold. Now this is interesting, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, under the Bretton Woods system, the exchange rate are floated in terms of rise or fall in the prices of gold. अगला क्या कहता है, under the classical gold standard, the exchange rates are fixed in terms of price of dollar. डॉलर नहीं, गोल्ड, ठीक है, ये तो गोल्ड है। Under the Bretton Woods system, the exchange rates are floated in terms of rise in prices of gold. गोल्ड के प्राइसेस पे नहीं है,
ये उनके अगेंस्ट सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स यानी आईएमएफ की बात कर रहा है एक्चुअली ये। तो वहां पे गोल्ड के बेसिस पे नहीं होता, जो करेंसी का पूल है उनके पास वो कितना कॉम्पिटिटिव है उसके बेसिस पे होता है। तो अगेन यहाँ पे जो प्राइस ऑफ गोल्ड है ये गलत है, ठीक है, और यहाँ पे डॉलर नहीं गोल्ड होगा। सो बी इज द ओनली जो कि काफी सही लग रहा है हमें, बाकी सारे गलत हैं। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप बीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बनाए ताकि बच्चों का कुछ अच्छा टेस्ट हो सके, एक अच्छे लेवल के बच्चे आएंगे फिर एग्जाम में। इंडिया जो है मैनेज फ्लोट अभी फॉलो करता है, जिसको डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। मैनेज फ्लोट का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस डिमांड सप्लाई पे चलेगा, ठीक है। करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई से ड्रिवन होगा, लेकिन एकदम से कोई विंड स्विंग ना हो जाए, वाइल्ड स्विंग, नॉट विंड स्विंग, वाइल्ड स्विंग, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा चेंज ना आ जाए, उसके लिए फिर आरबीआई टेक्स इनटू कम्स इनटू कंट्रोल, और वहां पे वो कंट्रोल करते हैं, राइट। तो या तो वो खरीदेंगे, अगर बहुत ज्यादा मार्केट में डॉलर आ चुका है तो वो खरीद लेंगे, या फिर अगर मार्केट में डॉलर कम है तो और ज्यादा डॉलर पुश कर देंगे, क्योंकि आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। सो आरबीआई उस समय आता है, तो इसलिए ये मैनेज्ड फ्लोट है। फ्री फ्लोट तो है लेकिन बीच बीच में मैनेजमेंट भी आ सकता है, सो इसलिए इसको मैनेज फ्लोट कहते हैं। ये पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सा है, मैनेज फ्लोट है, फिक्स्ड है, ठीक है, ओपन फ्लोट है, ये सब पूछा जाएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इज द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड एज वर्थवाइल, अगेन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। द पेबैक पीरियड इज मोर देन टारगेटेड पीरियड, अगर पेबैक पीरियड मोर देन टारगेटेड पीरियड है तो कैसे, इसका मतलब क्या है कि जितना टाइम का प्रोजेक्ट का टारगेट पीरियड रखा गया कि 10 साल में हमें रिकवर हो जाना चाहिए सारा अमाउंट, उससे ज्यादा हमारे को पेबैक में लग रहा है टाइम, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट टेक इट, है ना, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। द पेबैक पीरियड इज लेस देन टारगेटेड पीरियड, यस, ये हम एक्सेप्ट करेंगे। ये तो सिंपल सा था, कॉमन सेंस से आप कर सकते थे। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और तो इसमें हैवी इंडस्ट्री, सॉरी, हैवी इंडस्ट्री क्यों ही होगा, पब्लिक एंटरप्राइज, अच्छा पब्लिक एंटरप्राइज है इसलिए। पीएम और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 6 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डीपीई। तो ये 6 एंटरप्राइजेस है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, अगर एक बार नाम तो जरूर पढ़ लेना था कि गेस कर सको कि कौन सा था। Following the Constitution 101st Amendment in 2016, the Parliament of India enacted quite a few GST acts in the year 2017. Which of the following, ये क्वेश्चन गलत है, यूपीएससी में यूपीपीसी से पूछा गया है, does not fall into this category, कौन सा इसमें से नहीं है। तो सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स ऑब्वियसली जीएसटी में आता है, जिसको सीजीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी ऑब्वियसली आता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी तो ऑलरेडी उसका पार्ट है। स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स नहीं आता है जीएसटी के अंदर, सो 1 2 3 है। नॉट पूछा है तो ओनली 4 होना चाहिए था, ठीक है, पर ऑप्शन जिस तरीके से पूछा गया है तो अगर इस नॉट को काट दें, सो 1 2 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, ये तीनों आते हैं, फोर्थ वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट है, as per the data up to November 2020 released by Union Finance Ministry, which one of the following countries rank 1 in the ODI, outward direct इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2021। आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसका, हमारी कंट्री का या किसी और का, इनका या हमारा, किसका वो क्लियर नहीं है, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली हम ये मान के चलेंगे कि इंडिया से हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इन कंट्रीज का आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसका सबसे ज्यादा है, राइट। तो सिंगापुर में सबसे ज्यादा, सिंगापुर से सबसे ज्यादा आता है इंडिया को एफडीआई, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा क्या पूछना चाह रहे हैं ये। टॉप 3 कंट्रीज फॉर एफडीआई इनटू इंडिया, सिंगापुर सबसे ज्यादा है जिसमें 34% आता है हमारे टोटल एफडीआई का। यूएसए से 19% आता है, मॉरिशस से अगेन 10% आता है। सो ये 3 कंट्रीज है जिससे एफडीआई इंडिया में सबसे ज्यादा आता है। फर्स्ट इज सिंगापुर, सेकंड इज यूएसए एंड थर्ड इज मॉरिशस। ये 3 कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआईज आते हैं, राइट। पर आउटवर्ड एफडीआई पूछ रहे हैं तो अब इनसे सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, या फिर हमारा कहाँ पे कर रहे हैं, वी हैव नो आइडिया कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो एफडीआई आता है वो उसके अंदर से कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा जाता है, तो दिस इज महाराष्ट्र, जिसके अंदर 38% एफडीआई, टोटल एफडीआई इतना इंडिया में जितना भी आता है उसका 38% महाराष्ट्र में जाता है सिर्फ, ठीक है। ऑब्वियसली
मुंबई है। उसके बाद यहाँ कर्नाटका है, बेंगलुरु है, इसलिए कर्नाटका तो 28% कर्नाटका को जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे गुजरात है, फोर्थ में दिल्ली है, फिफ्थ में तमिलनाडु है। राइट। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका सेकंड नंबर पे आ गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, एंड तमिलनाडु फिफ्थ नंबर पे आ गया। राइट। तो ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एफडीआई आते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किस सेक्टर में एफडीआई, अच्छा यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। फिर आता है कि कौन से सेक्टर में एफडीआई सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सो सबसे ज्यादा एफडीआई आता है हमारे को सर्विसेज में, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आता है। राइट। सो सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा। यूपीएससी 2020 में पूछा गया है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो of a firm in India. What is the importance of the term interest coverage ratio of a firm in India? Interest coverage ratio यानी कि वो कितना इंटरेस्ट पे कर पाएगा कितने टाइम तक, कितनी इजीली। That is the point. It helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan to. Yes, अगर किसी को लोन देने जा रहे हैं तो वो किस हद तक इंटरेस्ट पे कर पाएगा, that is known by the, that we come to know about the interest coverage ratio. ठीक है, it helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank going to give loan to. That is obviously true. The higher the borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse. नहीं, interest coverage ratio जितना ज्यादा है उतना ज्यादा easily वो लोन पे कर पाएगा। Right? So this is wrong. ये गलत हो गया। So 1 and 2 correct, 3 is wrong. So answer is 1 and 2. ठीक है, interest coverage ratio, a financial metric used to measure how easily a company can pay the interest on its outstanding debt using its current earnings. कैसे measure करते हैं? So earnings before interest and taxes and interest expense. ठीक है, कितना है? अब जितना ज्यादा ये होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि जितनी ज्यादा उसकी अर्निंग होगी वो उतना अच्छा है उसके लिए, या फिर जितना कम उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी उतना अच्छा है। तो जितना ज्यादा ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना इजीली वो लोन पे कर सकता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वो उल्टा लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया एम्स टू अचीव, अब ये क्योंकि पुराना हो चुका है 5 ट्रिलियन का। ठीक है, ये 2024 तक का आई गेस आइडिया था, 2024 तक का था, 2024 तो निकल चुका है। करंट जीडीपी, और ये कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया, सो 2024 का, और ये यूपीपीसीएस का ही है। अभी जो करंट जीडीपी है इंडिया का, दिस इज 4.5 ट्रिलियन। ठीक है, 5 ट्रिलियन हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। फोर्थ नंबर पे है इंडिया, जापान को पीछे हम छोड़ चुके हैं। ठीक है, हम फिफ्थ नंबर पे थे पर अभी हम फोर्थ में आ चुके हैं, जापान हमसे नीचे चला गया है। जो न्यू टारगेट्स हैं वो हमें जानना जरूरी है। 7 ट्रिलियन का हमने टारगेट रखा है 2030 तक, और 30 ट्रिलियन का रखा है 2047 तक। ये है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अगर हम परचेजिंग पावर में देखेंगे तो इंडिया रैंक्स एट थर्ड। ठीक है, इंडिया रैंक्स एट थर्ड। ओके, चाइना को अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास चाइना बगल में बहुत बड़ा जीडीपी है, सो 20 ट्रिलियन का जीडीपी है चाइना का, 43 ट्रिलियन का इसका चाइना का देखो तो उसमें है पीपीपी में। ठीक है, चाइना का नॉमिनल जीडीपी 20 ट्रिलियन है, अगर 43 देखो तो, हाँ यही डेटा है, कुछ और तो नहीं है, इससे पता चल जाएगा। हाँ पीपीपी में होगा वो, यस 43 है ना, यस यस वो पीपीपी है। ठीक है, ये इसका नॉमिनल जीडीपी है चाइना का, और ये जीडीपी, और ये पीपी परचेजिंग पावर पेरिटी, पीपीपी का मतलब परचेजिंग पावर पेरिटी। अब यहाँ पे देखो तो कंपैरिजन है टॉप 5 जीडीपीज। यूनाइटेड स्टेट्स अभी सबसे ऊपर है अगर नॉमिनल जीडीपी के केस में देखें तो, प्रोजेक्टेड नॉमिनल जीडीपी 2026 का ये है 31.82 ट्रिलियन। ठीक है, चाइना सेकंड नंबर पे है, जर्मनी थर्ड है, इंडिया फोर्थ है, जापान फिफ्थ है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जर्मनी है, उसके ऊपर से दो ही है, चाइना एंड इंडिया। इसलिए चाइना इंडिया के बीच में काफी, चाइना और यूएस के बीच में काफी फाइट चलती है। नेक्स्ट है कि पीपीपी के टर्म्स में अगर देखें तो चाइना इज द लार्जेस्ट जीडीपी, क्योंकि पीपीपी का मतलब क्या होता है कि $1 में आपको चाइना में जितनी चीजें मिलेंगी यूएसए में उससे बहुत कम चीजें मिलेंगी, तो इसलिए पीपीपी के मामले में चाइना काफी आगे निकल गया। इसकी जीडीपी देखो तो कितना है, 43 ट्रिलियन का, और अगर नॉमिनल जीडीपी देखो तो 31 ट्रिलियन ही है, सॉरी 20 ट्रिलियन ही है, डबल हो जाता है। इसका मतलब है कि जित $1 में अगर मान लो एक बर्गर मिलेगा आपको यूनाइटेड स्टेट्स में, तो $1 में आपको दो बर्गर मिलेगा आपको यहाँ पे चाइना में। दिस इज द मीनिंग, राइट, लूजली।
उसके बाद यूएसए का 31 ट्रिलियन, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा पीपीपी में। इंडिया का, क्योंकि हम डॉलर से ही मेजर कर रहे हैं तो कैसे फर्क पड़ेगा, इंडिया का 19 ट्रिलियन हो जाता है, जबकि अभी हमारे पास जस्ट 4.5 है। 19 हो जाता है तो हम भी काफी आगे निकल जाते हैं, बस चाइना से भी हम बहुत पीछे हैं। रशिया में 7, उसमें हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, क्योंकि रशिया में भी महंगाई है। और जापान अभी भी फिफ्थ नंबर पे है, तो जापान नॉमिनल में और पीपीपी में दोनों में ही फिफ्थ नंबर पे है। ठीक है, दिस वाज इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस is a web-based online software application designed, developed, owned by CGA accounts। और ये मुश्किल था, आप कैसे इतना ध्यान रखोगे? ठीक है, ये मुश्किल सवाल था। तो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो यही देखते हैं कि कितना फंड्स आ रहे हैं जा रहे हैं रियल टाइम में, वो यही चेक करते रहते हैं। फिजिकल पॉलिसी मींस, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। बैलेंसिंग द रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये नहीं है एस्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब नहीं है यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक बोरिंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग ओवर और डेवलपमेंट। यस, ये मतलब है फिस्कल पॉलिसी का, कि टैक्सेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है, टैक्सेस है, टैक्सेशन है। ठीक है, पब्लिक बोरोइंग है, या तो आप टैक्स से आपको पैसा आएगा या फिर आप बोरो कर सकते हो, बोरोइंग है। पब्लिक एक्सपेंडिचर आप करोगे बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पस ऑफ स्टेबलाइजेशन और डेवलपमेंट। बस ये मतलब है, क्योंकि हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, तो इसलिए स्टेट का मतलब भी, स्टेट का पर्पस भी है कि वो हम डेवलपमेंट भी करेंगे। ठीक है, अदरवाइज स्टेट का ये रोल नहीं होता। इनिशियली जब स्टेट बनाया गया तो उनको डेवलपमेंटल रोल नहीं दिया गया, उनको सिर्फ एक नाइट वॉचमैन का रोल दिया गया कि आप बस देखते रहो कि मैंने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसको कोई लूट के ना ले जाए। दिस वाज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, राइट? क्योंकि लोग इनिशियली, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिली, लोग पागल थे कि हम इतना पैसा बना सकते हैं, तो स्टेट उन्होंने इसलिए बनाया कि हमारी प्रॉपर्टी की देखभाल कौन करेगा, वो तुम करो, क्योंकि हमने जिनसे भी पैसा लिया, आई मीन बिजनेस बनाया है, तो कल को हमारा पैसा लूट सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी लूट सकते हैं, तो स्टेट की ड्यूटी है ये कि हमारी देखभाल करें। ठीक है, इसलिए नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, सो डेवलपमेंट का रोल भी दिया गया स्टेट को। डेफिशिएंसी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ नहीं, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अच्छा सवाल था। नेक्स्ट है, with reference to India's decision on levy an equalization tax of 6%। इक्वलाइजेशन लेवी भी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या है कि जो भी ऑनलाइन बिजनेसेस थे, जैसे गूगल हो गया, तो गूगल अर्न तो कर रहा है इंडिया में, है ना, वो पैसे यहाँ पे बना रहा है, एड्स चला रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, पर उसकी ऑफिस नहीं थी, तो उससे क्या है कि वो यहाँ पे इनकम टैक्स देता ही नहीं था, क्योंकि ऑफिस होना चाहिए उसके लिए, इनकम टैक्स देने के लिए। तो पैसे यहाँ पे बना रहा है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा, राइट? तो इसके लिए क्या किया कि सरकार ने ये लगाया कि आपको 6% देना पड़ेगा, राइट? तो ये इनकम टैक्स नहीं है, इट इज एन इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स होता तो फिर हो जाता कि आप वहां तो इनकम टैक्स दे ही रहे हो, यहाँ भी कैसे दोगे, क्योंकि गूगल यूएसए में तो वहां पे इनकम टैक्स ऑब्वियसली दे रहे हैं, तो यहाँ भी कैसे दोगे, वो कोई एक ही जगह देगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर डाला ही नहीं इसको, इसको बोला इक्वलाइजेशन लेवी, और ये गूगल के अगेंस्ट ही किया गया था। बोला गया कि आप यहाँ पे पैसे दो 6% जितना भी अर्न कर रहे हो, तो ठीक है। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री। नहीं, टैक्स क्रेडिट जैसे कोई सीन नहीं, बोला कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ताकि वहां पे जाकर, क्योंकि टैक्स क्रेडिट अगर इनको यहाँ से मिल जाता है तो वहां पे 6% वो बोलेंगे कि हमको कम करो, तो फिर वो कंट्रीज बोलेंगे कि भैया तुम तो अपना पैसा कमा लिया, हमारे को क्यों छूट, हमारे क्यों डिस्काउंट दिलवा रहे हो। सो इसलिए कोई ट्रेड वॉर ना हो, इसलिए इसको भी मना कर दिया। सो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सो नीदर। ठीक है, ये काफी अच्छा था। Consider the following statements. The Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee report has recommended to a debt to GDP ratio, a debt to GDP ratio 60% general government by 2023, comprising 40%, ये सही है, 40-20 का रेशियो है, 40% सेंट्रल का, 20% स्टेट्स का। The central government has domesticated domestic liabilities of 21% GDP as compared to 49%। स्टेट्स का कम होगा ना, ये उल्टा कर दिया है, 21% स्टेट्स का है, 49% जीडीपी इसका है, सेंटर का है। ठीक है, so has domestic liability as per the constitution of India that it is mandatory for states to take central government's consent। ये सही है, तो फर्स्ट एंड थ्री सही है, सो 1 and 3। फिजिकल एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट 2003 में आता है, एनके सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आता है, तो सॉरी नॉट रिकमेंडेशन, इन्हीं को दिया जाता है टू रिव्यू एफआरबीएम, कि एफआरबीएम को रिव्यू कीजिए।
सेंट्रल डेट, करंट डेट टू जीडीपी रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का 56% है और स्टेट गवर्नमेंट का 28% है, ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो। स्टेट्स कैन बोरो अप टू 3% ऑफ देयर जीएसडीपी, अपने स्टेट के जीएसडीपी का 3% वो बोरो कर सकते हैं। अब ये कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, पूछ रहा है कि चिकन सॉरी सीरियल सीरियल ग्रेन्स हल्ड यानी कि छिलका निकाला हुआ, चिकन एग्स कुक्ड यानी कि अंडा उसको फ्राई कर दो, कुछ बना दो, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी। देखो एग्जेम्प्टेड पूछा है तो ये तो नहीं हो सकता, फिश कैन अगर हो चुका है तो उसका मतलब अब तो उस पर एक प्राइस टैग लग चुका है, मार्केट में बिकेगा, सो 3 पे नहीं हो सकता, तो एग्जेम्प्टेड पूछा है तो 3 तो नहीं हो सकता, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, अभी इन दोनों में से कोई आंसर नहीं हो सकता। नाउ 1 एंड 1 to 4, अब 2 देखो, सीरियल ग्रेन्स हर्ड चिकन एग कुक्ड, अब चिकन एग कुक हो चुका है तो आप ठेले पे खरीद के खाओ तो वहां तो जीएसटी नहीं लगनी है, पर वही अंडा अगर बना के आप अंडा बिरयानी अगर वही रेस्टोरेंट वाला बेचेगा तो ऑब्वियसली उस पर जीएसटी लगेगा, सो यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं हो सकता, सो 2 भी नहीं होगा, सो ओनली वन इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते थे अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो भी, क्योंकि कितना पता करोगे। ठीक है, ओके, पर्सनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन है कि व्हाट इज पर्सनल इनकम, राइट, कि पर्सनल इनकम क्या है। अब हमें ये समझना है कि पर्सनल इनकम होता क्या है। एक तो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम कि जितना भी पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोगों ने बिजनेस चलाए हैं, उनका एक अर्निंग है, क्योंकि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया तो उससे चीजें बेची, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से जो खर्च था उसका निकाला, लोगों को सैलरी दी, रेंट दिया, बिजली बिल भरा, जो भी है सब कुछ दिया, अब जो बच गया वो नेशनल इनकम है। ठीक है, नेशनल इनकम है। अब नेशनल इनकम में ही पर्सनल इनकम आएगा, क्योंकि लोग भी तो इसी नेशन में रहते हैं, तो जो भी पैसा इनको मिल रहा है वो इनका पर्सनल इनकम होगा। तो नेशनल इनकम में से हम पर्सनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अभी ये प्रॉफिट तुमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, ठीक है, ये जब निकाल दोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है तो इंटरेस्ट पेमेंट भी निकाल दिया, ठीक है, अच्छा, मेड बाय नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है, तो इन्होंने जो पे किया वो निकाल दिया, कॉर्पोरेट टैक्स तुमने दिया वो भी निकाल दिया, प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, corporate tax, transfer, undistributed profit, corporate tax plus transfer payment to the household, undistributed profit minus net interest payment made by households plus transfer payment, हाँ, undistributed profit minus net interest payment made by household, transfer payment to the household from the government and firms। देखो ट्रांसफर पेमेंट बाय हाउसहोल्ड तो है ही इसमें, टू द हाउसहोल्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर आपको कोई पैसा दिया है कुछ भी स्कीम के थ्रू, तो वो सारी चीजें तो जो पर्सनल इनकम में ही आ जाएगा, सो इट हैज टू बी देयर। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट पेमेंट जो आपने किया है पब्लिक जो हाउस होल्ड कर रहे हैं वो भी होगा, कॉर्पोरेट टैक्स, ओके ओके, in national income accounts, पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज, तो पर्सनल इनकम कैसे डिफाइन करते हैं, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड्स, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट बाय हाउस होल्ड गवर्नमेंट। आई थिंक ए होना चाहिए क्योंकि ए काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है, पर आई थिंक बी भी ऑल्सो साउंड्स गुड, इसको एक बार देखना पड़ेगा, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो इसका एक बार आंसर जरूर कमेंट करना। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स इज अ शिफ्ट, हाँ ये बहुत ही सुंदर सवाल है, टैक्स इंसिडेंस पे है ये, ठीक है, टैक्स इंसिडेंस पे कि टैक्स का बर्डन किस पे आता है, ठीक है, a tax is shifted forward to the consumers if the demand is inelastic relative to supply। inelastic का मतलब क्या है कि डिमांड घट या बढ़ नहीं रहा, irrespective relative to supply, यानी कि सप्लाई अगर बढ़ भी जाए तो भी डिमांड घट या बढ़ नहीं रहा, ठीक है,
तो उस केस में ये कैसा आइटम है कि अगर सप्लाई आपने बढ़ा भी दिया तो डिमांड आपका नहीं तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कुछ इसेंशियल चीजें होंगी, कुछ दवाइयां होंगी, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं कि सप्लाई अगर ज्यादा भी है तब भी लोग ज्यादा खरीद नहीं रही है, मतलब कि वो इसेंशियल चीजें हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो उस केस में वो लोग खरीदेंगे ही, अगर सप्लाई ज्यादा भी है तो उससे डिमांड आप कम नहीं कर सकते, मतलब डिमांड में अगर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आप उसकी प्राइस बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। सो टैक्स का जो बर्डन है वो आप इस पे डाल सकते हो कंज्यूमर पे, सो दैट इज ट्रू। A tax is shifted backward if producers to producers if the supply is relatively more inelastic than demand। इसका मतलब सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, मतलब सप्लाई में कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा डिमांड बढ़ने के बाद भी, यानी कि डिमांड बढ़ भी रहा है ज्यादा बहुत या फिर कम हो रहा है, उससे सप्लाई में फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो डिमांड बढ़ाने के बाद भी, तो टैक्स बर्डन कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर के पास जाएगा, क्योंकि उसका लॉस होगा, ठीक है। सो इस केस में ये भी सही लग रहा है, सो बोथ ट्रू है। अब इसमें देख लेते हैं theory of tax incidence, the burden of a tax falls more heavily on the side of the market that is more inelastic। जो ज्यादा inelastic है उसके ऊपर जाएगा। तो यहां देखो इसके इलास्टिसिटी के लिए फॉर्मूला है चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे क्या है कि जो पार्ट ज्यादा इनइलास्टिक है उसी के पास टैक्स का बर्डन होगा। तो सप्लाई ऑब्वियसली जो करता है, अगर यहाँ पे सप्लाई ज्यादा इनइलास्टिक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सप्लाई जो कर रहा है उसके पास टैक्स बर्डन जाएगा, यानी प्रोड्यूसर के पास। और यहाँ पे डिमांड ज्यादा इनइलास्टिक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर के पास जाएगा क्योंकि कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। तो जो भी सप्लाई जितना ज्यादा, जो पार्ट जितना ज्यादा, मार्केट का जो पार्ट जितना इनइलास्टिक होगा टैक्स बर्डन उसी के पास जाएगा। सिंपल, ये थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस है, इतना याद रखो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी कि जो भी पार्ट मार्केट का इनइलास्टिक है टैक्स का बर्डन उन्हीं के पास रहेगा, राइट। और मैंने बता दिया उसको कैसे कैलकुलेट भी करना है, सो उस तरीके से आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ज्यादा बचे नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आयकर सेतु। आयकर सेतु तो इनकम टैक्स वगैरह से कुछ रिलेटेड होना चाहिए। इट इज अ मैकेनिज्म फॉर अचीविंग एक्सेलेंस इन पब्लिक सेक्टर डिलीवरी रिलेटेड टू जीएसटी। Aikar is not GST. With the use of mobile app, the facilitates online payment of taxes. Looks like good. Looks good. It is a communication strategy. Nahi, it enables electronic filling or processing of import and export. B is the right answer. The 14th Finance Commission assigned different weights. अब 14 तो पुराना हो चुका है, वैसे इसका आंसर है 1 2 4 3, ठीक है। इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा दिया गया है, पॉपुलेशन को उसके बाद, एरिया एंड लास्ट में डेमोग्राफिक चेंजेस को। पर अभी 16th आ चुका है, अब वहां पे आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट दिया गया है इनकम डिस्टेंस। अब सॉरी, इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इनकम डिस्टेंस का मतलब 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन के लिए अलग है, 16th के लिए अलग है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन के लिए इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि सपोज कोई स्टेट है तो इसका पर कैपिटा जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये जो पर कैपिटा इनकम है ये सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम से कितना पीछे है, डिफरेंस क्या है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और जिस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है। 16th फाइनेंस कमीशन में हाईएस्ट नहीं रखा गया है, 3 टॉप के एवरेज को लिया गया है। टॉप 3 हाई पर कैपिटा इनकम स्टेट्स के एवरेज को लिया गया है और उससे डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है कंसर्न स्टेट का, दैट इज इनकम डिस्टेंस। तो उसका डेफिनेशन बदल गया है, क्वेश्चन इस पे आने के बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि लोग इस चीज को ओवरलुक कर जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दिया गया है इनकम डिस्टेंस को, सेकंड दिया गया है पॉपुलेशन को, 1971 का रखा गया है, फोर्थ दिया गया है एरिया को, फिफ्थ दिया गया है डेमो, ये फिफ्थ है, फिर दिया गया डेमोग्राफिक चेंजेस पॉपुलेशन 2011, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा दिया गया है, 14th में 45%, 16th में 42%, वेटेज है वो, ठीक है। पॉपुलेशन 2011 में दिया गया है, 2011 के बेसिस पे 15%, 17.5%। डेमो यहाँ पे कुछ गलती है, 1971 नहीं होगा, ये भी 2011 होगा,
ठीक है, गलत है वो डेटा। 1971 कैसे हो सकता है? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आपने कितना कम किया है ज़्यादा किया है उस चीज़ को ही वेटेज दिया जा रहा है, पर उसमें काफ़ी कम वेटेज है, 10% ही, इसलिए लोग काफ़ी नाराज हो रहे हैं। एरिया 10%, फॉरेस्ट 10%, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 16 फाइनेंस कमीशन में कुछ नहीं दिया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10% दिया गया है 16 फाइनेंस कमीशन में। नाउ दिस पिक्चर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें इनकम डिस्टेंस अगेन सबसे ऊपर है, पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है। Which of the following taxes is levied by the ग्राम पंचायत? सेल्स टैक्स नहीं लगा सकता ग्राम पंचायत, लैंड रेवेन्यू नहीं लगा सकता, लोकल फेयर पे लगा सकता है। थर्ड, लोकल फेयर पे तो लगा ही सकता है गांव वाले टैक्स, इतना तो कर ही सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, क्योंकि सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट है, एक्साइज एंड सेल्स ये सारे इनडायरेक्ट है, ओनली इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। कंसीडर द फॉलोइंग, लास्ट है, टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऊपर नीचे होते रहता है, सो स्टेडीली इंक्रीज्ड गलत है। फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज, नहीं, फिजिकल डेफिसिट कम होता जा रहा है अभी, बढ़ेगा कैसे, यही तो हमारा टारगेट है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सो नन, नीदर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और हमने देखा कि कुछ बहुत ही सुंदर क्वेश्चन थे, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, आई होप कि बीपीएससी वाले भी वैसे ही क्वेश्चन बनाए, सुंदर सुंदर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाओ यार, क्या इतना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ के देयर इज नो यूनिट, देयर इज नो बेनिफिट, ठीक है, वो पूछ लेते हैं कि बिहार जीडीपी में कितने कितने रुपए कितने करोड़ का जीडीपी है, वो एक एक डेटा लिख देंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? फिजिकल डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट का क्या फर्क होता है, फिजिकल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी पे कैसे काम करता है, ट्रेड पे कैसे फर्क पड़ेगा, रुपी के डेप्रिसिएशन पे कैसे, एटलीस्ट लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हो जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। आई होप कि बीपीएससी इस बात को समझे, क्वेश्चंस इंप्रूव करे, उनका लेवल बढ़ाए, और थोड़ी एनालिटिकल क्वेश्चन बनाए ताकि अच्छे क्वेश्चन बन सके, राइट? सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।